खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। अलवर में विरोध प्रदर्शन कर निकाली हुंकार रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर सर्व समाज ने जताया आक्रोश। कांग्रेस ने राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जाने देने पर खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष जूली ने भाजपा पर नफरत की राजनीति के लगाए आरोप। स्कूली बच्चों का ई-रिक्शा पलटने से 2 विद्यार्थी और चालक हुए घायल। अग्रसेन सर्किल के पास हुई दुर्घटना। और चोरियों का लगा तांता और दयानंद नगर से 5 लाख के नकदी जेवर हुए पार। सूने मकान को फिर बनाया निशाना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे उत्पीड़न और नरसंहार के विरोध में गुरुवार को अलवर शहर में सर्व समाज ने हुंकार रैली निकाली। रोड नंबर 2 स्थित जय कॉम्प्लेक्स परिसर में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन के बाद यह रैली सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची। वहीं अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न और नरसंहार दुखदायक है, साथ ही जबरन जेलों में भी डाला जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि बांग्लादेश के साथ बातचीत कर हिंदुओं को भारत लाया जाए। वहीं सिंघल ने बांग्लादेशी शरणार्थियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह लोग यहां रहकर टटलूबाजी और साइबर फ्रॉड सहित लव जिहाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। धर्म प्रमुख जो हैं हमारे धार्मिक लोग, उनकी भी ये स्थिति हो गई, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। उनके वकील वहां खड़े नहीं हो रहे बांग्लादेश के मूल लोगों के कारण से। हमारे इस्कॉन के चिन्मय जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। उनकी वकालत करने के लिए जो वकील आ गया है, उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ है। बांग्लादेश में एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं बचा है। हमारी बहन बेटियां वहां सुरक्षित नहीं बची हैं, जबकि यहाँ जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं वो भी आनंद लूट रहे हैं। राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, सारी सरकारी सुविधाओं को ले रहे हैं। एक और तो यहाँ बांग्लादेशी आनंद उठा रहे हैं, और हमारे जो हिंदू भाई हैं बांग्लादेश के मूल निवासी, वो वहां जिस प्रकार की अमानवीय यातनाओं को झेल रहे हैं, ये दोगला व्यवहार है बांग्लादेश का। इसके विरोध में आज हिंदू समाज के सभी संगठनों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन उस घटना के विरोध में किया जा रहा है, जो अभी यहाँ से प्रारंभ होगा। बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ एकत्र हो रहे हैं। एकत्र होकर यहाँ से काशीराम घंटाघर होते हुए जगन्नाथ जी के मंदिर तक जाएंगे। ये बांग्लादेश की सरकार को संदेश देने का काम है कि बांग्लादेश की सरकार समझे, सुधर जाए, अन्यथा फिर उनको जिस तरीके से वो समझेंगे, ये भारत सरकार और भारत का हिंदू उनको उसी तरह से समझाएगा। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत की सरकार हिंदुस्तान में सहसम्मान लाने का काम करे। और यहाँ जो बांग्लादेशी या फूफा जी फैशन में आराम से हम रोटी तोड़ रहे हैं, इनको उठा के मैं तो कहता हूँ हवाई जहाज में बिठा के नीचे फेंका जाए, जमीन पे हवाई जहाजों से फेंका जाए। ऐसे लोगों को यहाँ रखने का क्या काम है, जो आराम से सम्मान से रह रहे हैं, और हमारे लोग, हमारे हिंदू भाई, हमारी बहनें बहुत दुख पा रही हैं। इसी के विरोध स्वरूप आज ये रैली और प्रदर्शन है। देश के प्रधानमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देश के प्रधानमंत्री जी को हम यही संदेश देना चाहते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिस प्रकार से आसपास के देशों से उन्होंने देश को सुरक्षित किया है, बांग्लादेशी हिंदुओं को सहसम्मान हिंदुस्तान में लाएं और उनका जीवन और सम्मान दोनों बचाएं। उधर बाद में जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया। उधर रैली में हरमीत सिंह वेंदिरत्ता, परमजीत सिंह गोगिया, रमेश जुनेजा, राकेश सेठी, रमन गुलाटी, मधुर हर्ष भाटिया, सीए विशाल वाधवा, अशोक गुप्ता, राजेंद्र कसाना, राजेंद्र शर्मा और मोहित डुडेजा आदि मौजूद रहे। उधर रैली त्रिपोलिया मंदिर होते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंची और यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार और नरसंहार और जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस सिलसिले में आज अलवर के अंदर आक्रोश रैली निकाली गई है। और हमारा पूरा अलवर का जन समुदाय दुखित है और आक्रोशित है, और भारत सरकार से ये मांग करता है कि वहाँ हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचारों की रक्षा की जाए और हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।
उधर भाजपा नेताओं के अनुसार बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने की साजिश की जा रही है। पार्टी नेता पवन जैन के अनुसार भारत का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान घबरा रहे हैं और बांग्लादेश में साजिश कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार की आलोचना की है। साथ ही कहा कि वहां मानवाधिकार समाप्त हो गए हैं। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, अमेरिका के संसद में भी चर्चा हो रही है, वहाँ के राष्ट्रपति भी चिंतित हैं। इसी तरह एक सांसद, बड़े सांसद में भी उस मुद्दे को उठाया है पूरे वर्ल्ड में, और भारत के नेता और भारत के जो तमाम लोग हैं वो चिंता कर रहे हैं हिंदुओं की। बांग्लादेश में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। 200 परिवार अभी वहाँ जान बचा कर भागे हैं और धर्मगुरु को गिरफ्तार किया हुआ है। क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरह से एक पाकिस्तान हमारे इस्लामिक देश है, उसी तरह से बांग्लादेश अभी तक धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता था। लेकिन जिस तरह से ये यूनुस सरकार जो कृत्य कर रही है, और वो ऐसा न हो कि भारत के एक दूसरी तरफ भी एक इस्लामिक राष्ट्र बनने जा रहा है, और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू ही नहीं, वहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इससे ज्यादा किसी देश में अन्याय क्या हो सकता है कि हमारे चिन्मय दास जी के साथ जो उनको जेल में डाला हुआ है, उनका केस लड़ने के लिए जो वकील तैयार हुआ उसको पीट कर मार डाला। और आज स्थिति यह है कि पूरे बांग्लादेश में चिन्मय दास जी को एक भी वकील नहीं मिल रहा। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। निश्चित रूप से भारत के हिंदुओं को भी जागरूक होकर और एक आवाज उठानी चाहिए, और उठा भी रहे हैं, और पूरे विश्व में इस बात का संदेश देना चाहिए, क्योंकि विश्व में हर किसी देश में अल्पसंख्यक भी होते हैं, वो भी एक मानव है। हमारे यहाँ पे भी अल्पसंख्यक हैं। उन लोगों का जितना ध्यान रखा जाता है वो बराबर के सहयोगी हैं, बराबर साथ में रहते हैं। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार के ऊपर पूरा वैश्विक दबाव इस तरह का बने कि वहां पर अल्पसंख्यकों की जान और माल की सुरक्षा हो सके। विश्व के सभी देशों को, सभी संगठनों को इन सब अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और ऐसी ताकतों को जो मानवता के खिलाफ कार्य कर रही हैं, या जो हमारी बहनों और माता बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और जिस तरह से चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहां अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, वो एकदम मानवता के खिलाफ है। और पूरे विश्व में इसका संदेश है। पूरे विश्व के लोगों को, पूरे विश्व के संगठनों को बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि इंसान या मानवता के प्रति कोई ऐसा घोर अन्याय न करे, और चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उनको भी जीने का अधिकार है, उनके साथ भी मानवीय कृत्य। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूपी के संभल नहीं जाने देने पर अलवर में भी कांग्रेस के नेताओं ने आक्रोश जताया है। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले संभल में सांप्रदायिक तनाव और उपद्रव हुआ था एवं कई जानें भी गई थी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं एआईसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह के अनुसार भाजपा नफरत की राजनीति कर देश का सामाजिक सद्भाव बिगाड़ रही है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोककर उन्हें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को कभी नहीं मिटा पाएगी। इस तरह का एक माहौल पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है, जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर लोगों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। जो इस देश की मूल संस्कृति है, भावना है, उसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। और ये एक अभी संभल का जो मामला हुआ है, और भी ऐसे पूरे देश के अंदर जिस तरह के मामले चल रहे हैं, उसके ऊपर सरकार इन बातों को दबाना चाहती है, एक माहौल बनाना चाहती है, कांटे के बीज बोना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी जी को नहीं जाने दिया, और उनका पूरा एक तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं, समाज के बीच में तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख की विषय की बात है। लेकिन आज जो परिस्थिति बन रही है, चाहे संभल में हो, चाहे और भी जगहों पर हो, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, खासतौर से उनके साथ खड़ी हुई है, और इस तरह के जो कार्य करने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस पर कामयाब नहीं हो।
उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राहुल गांधी को संभल जाते वक्त रास्ते में ही रोककर उन्हें फिर टारगेट किया गया है। वहीं देश के आजाद होते वक्त तय किया गया था कि जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उन्हें उसी तरह रखा जाएगा। इसके बावजूद भाजपा धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ कर रही है। राजस्थान में भी अजमेर दरगाह को लेकर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र का हनन है। आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, और वो वहाँ जो वाकया घटा है, इतनी बड़ी जो वहाँ घटना हुई है, उसको देखने जा रहे थे, वहाँ उनको जाने नहीं दिया जा रहा। तो एक प्रकार से इमरजेंसी से भी बुरे हालात इन लोगों ने देश के अंदर कर रखे हैं, और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी लगातार इस प्रकार के काम केंद्र की सरकार करती आई है, जो कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान को कमज़ोर करने वाले हैं। राहुल जी जहाँ कहीं भी जाते हैं उनको रोकने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये देश के लिए आने वाले समय के लिए सही नहीं है। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है। सर, अजमेर दरगाह की भी जांच और फिर उसके बाद सर्वे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो राजस्थान में भी माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो पूरे देश में, यूपी में भी बदायूं संभल कई जगह चल रहे हैं। ये सारा इनका एजेंडा यही है, हिंदू मुस्लिम फैलाओ और राज करो, ये इनका एजेंडा है। आज काम की बात करें, मोदी जी बताएं कि स्मार्ट सिटी कितनी तैयार होगी, इसके बारे में वो बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दे दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार की बात कर रहे थे। वो बताएं कि किसान की आमदनी दुगनी हो गई कि नहीं हुई। वो बताएं कि आज देश के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, बच्चे जितना उत्पीड़न हो रहा है उस पर इनका क्या विचार है। ये बताएं कि जो युवा आज नशे की गिरफ्त में आ रहा है, सट्टा जुआ बढ़ता जा रहा है लगातार, उस पर रोक लगाने का क्या काम कर रहे हैं। ये जब देश आज़ाद हुआ उस समय तय हुआ था कि इस प्रकार के कोई भी जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको आपस में अब कोई उस पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। उसके बावजूद भी ये लोग इस प्रकार का जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ देश हित में, समाज हित में है नहीं। इन चीज़ों को राजस्थान के अंदर भी ये जो लेके आ रहे हैं, ये आने वाले समय में घातक होगा। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या एवं तानाशाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने यूपी के संभल जाते समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोकने का उदाहरण दिया। साथ ही कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। भाजपा ध्रुवीकरण करके बड़ा वोट बैंक पाने के प्रयास में लगी रहती है। अब मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के संभल दौरे पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उनको पहुंचने नहीं दिया और काफ़ी गंभीर स्थिति है। आप जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये प्रशासन नहीं है, प्रशासन तो कठपुतली है मात्र। सब कुछ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये सच की हत्या कर रहे हैं, ये किसी को इंसाफ नहीं देना चाहते। माननीय राहुल गांधी जी एक नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो इस दर्द को वो समझ रहे हैं, किस तरह से पीड़ितों को दर्द है, किस तरह लोगों ने अपनों को खोया है। राहुल गांधी से बेहतर अपनों को खोने का दर्द कौन जान सकता है। राहुल गांधी के अंदर यही दर्द वो आप महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ वो संभल जा रहे थे उन पीड़ितों से मिलने के लिए, लेकिन जो ये सरकार है बिल्कुल लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, नफरती सरकार है, मोहब्बत को कुचल रही है। ये नहीं चाहते कि वहाँ राहुल गांधी जी जाकर जो वहाँ की सच्चाई है उसको जनता को बताएं। आपको लगता है कि ये तानाशाही पूर्वक स्थिति है? बिल्कुल, ये तानाशाही, हिटलरशाही राज करना चाह रहे हैं और एक समाज को बांटकर ध्रुवीकरण के तहत ये राज करना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ ये लगातार अत्याचार कर रहे हैं। लगातार 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ भी माननीय राहुल गांधी जी ने ही जाकर पीड़ितों को देखा है। आज तक मणिपुर मोदी जी गए ही नहीं हैं। तो इनको लेके तो चाहे देश में ये पूरा इनका मकसद ही पूरे देश में आग लगाना है, भाईचारे को ख़त्म करना है। एक जाति विशेष को टारगेट कर ये इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो बदायूं या संभल में जो हो रहा है, जो मस्जिद या दरगाह हैं उनको जिस तरह से सर्वे या जांच के नाम पर, तो आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है या हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो सकता है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश के तहत ही ये
इस घटना को अंजाम दिया गया है। इनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, कानून के मानते नहीं है। देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 में आया हुआ है कि सन 47 तक जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे उनको उसी स्थिति में रहना दिया जाए, लेकिन ये न कानून को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं, न ये संविधान को मानते हैं। इनका मकसद सिर्फ देश को बांटकर राजनीति करने का है और ये उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं और ये इसी तरह से देश में आग लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अलवर के एनएबी थाना क्षेत्र अंतर्गत अग्रसेन सर्किल के समीप स्कूली बच्चों का ई रिक्शा पलट गया। इसके चलते 2 विद्यार्थियों सहित ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गुरु नानक कॉलोनी निवासी 7वीं कक्षा की छात्रा आशी कौर और उसका भाई 8वीं का छात्र अर्शदीप एनएबी स्थित ओमकार स्कूल जा रहे थे। अग्रसेन सर्किल के समीप तेज गति से आ रहे बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में चालक ने जैसे ही ई रिक्शा घुमाया वह असंतुलित होकर पलट गया। सामान्य चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया। वहीं चालक के सिर में चोट आने के कारण उसे भर्ती कर लिया गया है। वो टेम्पो यूं सीधा जा रहा था ना, फिर 2 लड़के एक लड़की थी, वो बाइक पे यूं आ रहे थे और एकदम से यूं आगे फिर टेम्पो वाले ने यूं घुमाया और टेम्पो पलट गया। हाँ। कौन था टेम्पो में? मैं, मेरी सिस्टर और ड्राइवर टेम्पो वाले। क्या नाम है आपका? अर्शदीप सिंह। और सिस्टर का? आशिक और। मेरा नाम परमीत सिंह है। भाई के बच्चे स्कूल जा रहे थे, पीछे से कोई बाइक वाले आए और ओवरटेक करते हुए स्कूटी के आगे वो रिक्शा के चले गए और उसके बाद में वो बच्चे के एक्सीडेंट हो गया। बच्चे और ऑटो रिक्शा के सर में चोट लगी है और बच्चे के पाँव में लगी है। बाकी और भाई अंदर गए हैं, उसकी जांच के लिए पता चलता है अभी क्या होता है। 2 बच्चे थे सर उसमें अभी फिलहाल। और भी बच्चे देखे उसमें? और बच्चे नहीं थे, वो पहले एक ट्रिप छोड़ा था, उसके बाद दूसरे बच्चे आए थे। घटना कहाँ पे हुई? ये घटना अपने अग्रसेन सर्किल से थोड़ा सा पहले ही। अलवर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं। ये शातिर सोने मकान को देखते ही निशाना बना लेते हैं। वैशाली नगर थाना अंतर्गत दयानंद नगर में एक परिवार बाहर गया हुआ था। जब वापस लौटे तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित मुकेश कुमार बैरवा ने बताया कि उनके घर से 2.5 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी के जेवर, 1,10,000 की नकदी और अन्य सामान लेकर चोर फरार हो गए। कुल 4 से 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। उधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मेरा नाम मुकेश कुमार बैरवा है। हरसना गांव का रहने वाला हूँ। फिलहाल में जो वर्तमान में मैं BSc दयानंद नगर 200 फुट रोड पे रहता हूँ अलवर में। मैं शनिवार के दिन अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गया क्योंकि उनकी छुट्टी थी। यह शनिवार का हाफ डे था तो हमें 2 दिन का टाइम मिल रहा था। मैंने बेटा तुमको घुमा लाता हो चलो। तो हमारा शाम को आने का प्लानिंग था यहाँ पे है कि 10-11 बजे तक आ जाएंगे वापसी। तो हमारे क्या हुआ, बच्चा बाहर पढ़ता है तो उसका फोन आ गया था उधर से कि बाबा 2 जोड़ी मेरा कपड़ा गायब हो गया है। यहाँ से धोबी के ये धोने जाते हैं तो 2 जोड़ी कपड़ा गायब हो गया। तो मैंने कहा बेटा इतना 1 रात रुक जाऊंगा तो तुम उधर से आ जाओ, संडे का तुम्हारा ऑफ रहता ही है। तो शनिवार को रात में आ गया। संडे के दिन उनको मार्केटिंग करके उनको कपड़ा लत्ता दिला कर, कुछ खाने पीने का सामान बच्चे को दिला करके मैं संडे के दिन लेट हो गया। तो बड़ा भाई बोला अब लेट हो गए, सर्दी में कहाँ जाओगे? तो फिर बोला कल चला जाना। जब मैं सोमवार को इधर में आया हूँ तो मेरा सारा लॉक सब पूरी अलमारी खाली पड़ी हुई थी। सब बेड फैला हुआ था, टेबल फैली हुई थी, मंदिर का लोकर वगैरह सब फैला हुआ था। तो उसमें से लमसम में या आधे किलो के लमसम में चांदी थी और 2.5 तोला के समय या 2.5 तोला के समथिंग कुछ झुमकी थी, टीका था। तो 2.5 तोला का कम से कम सोना था हमारा। 1,04,000 रुपया 2 महीना किसी को दिया था मैंने। तो वहां से आया था तो वो उसे रखा कि शाम को तो वापसी आ ही जाएंगे हम। और इनका पर्सनल 6-7 हज़ार रुपया इनका पर्सनल रखा हुआ था। तो वो लेकर के वो गायब हो गए। अब देखा था मैं 1500 रुपये घड़ी लेकर आया था, कल देखा घड़ी पे ध्यान दिया तो घड़ी भी गायब थी यहाँ से। और आज देखा है यहाँ से शूज था मेरा, शूज भी गायब होगा, शूज भी नहीं मिला है आज मेरे को। यहाँ इधर में जब पहनने गया हो तो इधर शूज भी नहीं मिला। ये चीजें अब धीरे धीरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्या क्या सामान गया धीरे धीरे दिमाग में आएगा।
5 दिन के बाद भी पैंथर सरिस्का टीम के हाथ नहीं लग पाया है। उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, लेकिन पैंथर जाल के पास आया और इसमें बंधे मेमने को सूंघकर वापस चला गया। सरिस्का डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि 5 मुख्य पॉइंट्स पर 7 से 8 कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनमें पैंथर के मूवमेंट का पता लगा है। हुड्डा ने बताया कि राजर्षि महाविद्यालय कैंपस में करीब 50 हेक्टेयर का सघन जंगल है। यहाँ विभिन्न वन्य जीव भी रहते हैं और शायद पैंथर ने किसी बड़े जीव का शिकार कर लिया है। शिकार को खत्म करने में उसे 4 से 5 दिन लग सकते हैं। उसके बाद यदि पैंथर मेमने का शिकार करेगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा। कॉलेज कैंपस का जो एरिया है ये 50 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। काफ़ी कॉलेज के चारों तरफ घना जंगल है, जिसमें नीलगाय हैं, सूअर है, सांबर हैं, डॉग्स हैं, इस तरह की मतलब एनिमल्स यहाँ हैं। और इसके अलावा पानी के भी 4-5 पॉइंट्स यहाँ बने हुए हैं जिनमें पानी है। तो पैंथर यहाँ 3-4 दिन से हम देख रहे हैं रेगुलर यही उसका मूवमेंट है। रात्रि के समय आता है। हमने एक पिंजरा भी लगा रखा है, लेकिन पिंजरे के पास आके वो चला जाता है, अंदर नहीं घुसने का प्रयास कर रहा है। कैमरा ट्रैप आपने लगाए हैं, कैमरा ट्रैप पिंजरे के आसपास लगे हुए हैं, क्या और भी कई क्षेत्रों में लगाए हैं जहाँ से इसका मूवमेंट पता किया जा सके? हाँ, कैमरा हमने 5 पॉइंट्स पे लगाए हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स पे आ रही हैं। तो कैमरा ट्रैप में भी इसकी लोकेशन आ रही है। तो मूवमेंट इसका यही है। हम प्रयास कर रहे हैं ये पिंजरे के पास आए और ये जल्दी कैद होगा, और कहीं लोकेट हो जाएगा तो हम ट्रैंकुलाइज कर लेंगे। कृषक कल्याण कोष के तहत किसानों से मंडी समिति द्वारा 1% टैक्स लिए जाने को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। व्यापारी अभय सैनी के अनुसार सरकार इस टैक्स को मंडी समिति के हिसाब से खर्च करती है, जबकि इस राशि को किसानों पर ही व्यय किया जाना चाहिए। सैनी ने यह भी कहा कि ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई और ना ही राज्य सरकार ने नई प्याज मंडी बनाई है। मौजूदा प्याज मंडी में सुविधाओं की कमी बनी हुई है, यहाँ शेड की भी जरूरत है। सर, प्याज की कितनी आवक, कैसी क्वालिटी है और किसानों का क्या कहना है, क्या जानकारी? वर्तमान में प्याज की मंडी में आवक आज 35,000 कट्टे के लगभग मानी जा रही है। बाजार आज रहे 1200 से लेके और 1500 रुपये। कोई जो बहुत अच्छे मोटे माल थे, सूखे ड्राई माल थे, वो 1600 तक बिके। बाजार में आवक अभी बनी रहेगी। प्याज में नमी की शिकायत है, जर्मिनेशन हो जाता है, लंबी दूरी पर जाने में दिक्कत है। वैसे तो पूरा 1.25 महीना हो गया बाजार मिलते हुए, और आशा भी है कि अभी बाजार ठीक रहेंगे। लेकिन अभी सभी राज्यों में थोड़ी थोड़ी प्याज सब्जी होने लग गई है, इसलिए धीरे धीरे उम्मीद आती है कि प्याज के बाजारों में कुछ गिरावट आ सकती है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जिससे किसान को कोई डरने की जरूरत है। अलवर के किसान अगर प्याज सुखा कर लेके आएंगे तो निश्चित उन्हें नासिक, MP, कर्नाटक के किसानों से भी अधिक पैसा मिलेगा, ऐसा मैं भरोसा रखता हूँ। वैसे तो ये प्याज जो है वो हमारे 3 महीने की प्याज है। अस्थिरता का व्यापार रहता है, किसान डरा रहता है। सरकार की नीतियों से हमारे व्यापार पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर सरकार एक्सपोर्ट बंद कर देती है तो हमारी प्याज के भाव गिर जाते हैं। इस बात का भी हमें डर रहता है। सरकार के द्वारा आयात निर्यात की नीति में किसान की कोई भागीदारी नहीं है, व्यापारी की कोई भागीदारी नहीं है। इसलिए आने वाले समय में प्याज में कोई बहुत ज़्यादा तेजी मंदी नज़र नहीं आती है। बाजार एवरेज आज 1100 से लेकर 1600 रहे। आने वाले समय में भी उम्मीद नजर आती है 1000 से ऊपर अच्छी प्याजें बिकेंगी 1300-1400 रुपये की। बाकी बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं है। और किसानों से आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा, प्याज को सुखा कर लेके आएँ, ध्यान से लेकर आएँ, अपना पूरा ध्यान से तुलवाएँ, अपना पूरा बिल बनवाएँ और अपने माल का पूरा ध्यान रखें। सर, राज्य सरकार ने जो निर्यात नीति जारी की है, आपने पढ़ा भी होगा, तो किसानों के लिए विशेषकर प्याज के लिए क्या व्यवस्था की होगी? भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ और 2022 तक करना चाहता हूँ। शायद आप भी पढ़े लिखे हैं, अभी 2024 चल रही है, लेकिन शायद किसी एक किसान से आप पूछ लो कि उसकी आय दुगनी करने में प्रधानमंत्री जी का क्या योगदान रहा। प्रधानमंत्री जी का योगदान तो रहा कि हमारी नीतिगत व्यवस्थाओं को बदलकर किसान के ऊपर कुटाघात कर देते हैं और निर्यात की नीतियों में बजाय सरलीकरण के बजाय उसको ज़्यादा कठिन कर दिया, जिससे किसानों को तकलीफ होती है। और रही राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार ने एक उपज एक जिले के तहत अलवर को भी प्याज का एक विशेष दर्जा देकर यहाँ एक विशेष व्यवस्था की। लेकिन 20 साल में अलवर में तो प्याज की मंडी में कोई बदलाव आया नहीं। कच्चे में बेचते हैं, खुले में बेचते हैं, धूप में बेचते हैं। बरसात का आ जाए तो हम लोगों को डर लगा रहता है कि आखिर मेरी प्याज का क्या होगा। दामादूमी रहती है। किसान रात को आता है, ना खाने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। किसान को खुले में अपनी प्याज रखनी पड़ती है। और यहाँ पर भी दिल्ली वाला काम होने लग गया है। यहाँ पर
गार्डों की कोई व्यवस्था संपूर्ण नहीं है। कट्टे आते हैं, लोग काट कर ले जाते हैं, प्याज को छील कर ले जाते हैं। आने वाले समय में प्याज की नई मंडी अगर नहीं डेवलप होगी तो निश्चित अलवर का किसान दूसरी मंडियों की ओर आकर्षित होने लगेगा। अलवर के इस प्याज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अलवर में एक नई प्याज की मंडी डेवलप हो। सर, मुख्यमंत्री भी किसान की बात करते हैं, किसान को निर्यात की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कैसे? मुझे तो याद नहीं है। मैं राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ का प्रदेश का पिछले 5 सालों से अध्यक्ष हूँ। ना तो पिछली सरकार ने और ना इस सरकार ने कभी आज तक हमें तो कभी बुलाकर कोई चर्चा की नहीं, कभी कोई नीतियों पर हमसे चर्चा हुई नहीं। हमने मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी जिस दल में मैं हूँ, मैं कांग्रेस विचारधारा में हूँ, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे, मैंने पिछले 100 दफे उनसे समय मांगा लेकिन नहीं मिला। इन मुख्यमंत्री से मैंने अब तक 50 दफे समय मांगा है लेकिन समय नहीं मिला। लोग किसान की बात करते हैं, किसान की नीति की बात करते हैं, लेकिन किसान के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से कतराते हैं, व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से कतराते हैं। किसान, व्यापारी और अधिकारी तीनों एक जगह बैठें और चर्चा हो, किसान को क्या चाहिए, व्यापारी को क्या चाहिए और राज्य सरकार को उनसे क्या चाहिए। जब तीनों का मेल होगा तभी एक स्वस्थ और सुंदर मंडी का निर्माण हो सकता है, जब ही रेवेन्यू की चोरी घट सकती है और तभी राजस्थान का किसान, इस मेवात के एरिया का किसान संपन्न हो सकता है। उधर सैनी के अनुसार स्थानीय मंडी में गुरुवार को करीब 35,000 कट्टों की आवक हुई है। देश के कई राज्यों में भी प्याज का उत्पादन शुरू हो गया है, इसलिए प्याज के भाव ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। एफसीआई मजदूर विकास यूनियन के आह्वान पर श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में गुरुवार को अलवर के शांतिकुंज स्थित कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने बताया कि 9 दिसंबर तक यह सिलसिला चलेगा। वहीं 10 दिसंबर को नई दिल्ली में रैली एवं प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सिंगल लेबर सिस्टम लागू करने सहित अन्य मांगे उठाई हैं। सर, हम 2012 से NWNP के अंतर्गत काम कर रहे हैं। सरकार कहने के तो भारत सरकार कहती है कि आप व्यवसाय के आदमी हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर हम लोग को कुछ नहीं मिल पाता है। हम लोग सुबह आते हैं काम करने के लिए, यहाँ पर गाड़ी जब नहीं रहती है तो हम लोग वापस चल जाते हैं बिना काम किए। 1 रुपये का आमदनी नहीं होती है। जो हम लोग को कभी चोट लग जाए या कोई मेडिकल सुविधा था, वो सारा बंद कर दिया गया है। एक तरह से दमनकारी नीति अपना रखा है एफसीआई मेजरमेंट, जिससे परेशान होकर हम लोग एक धरना प्रदर्शन के बारे में हमारा यूनियन आदेश दिया है, जो 4 तारीख से लेकर लगातार 9 तारीख तक नारेबाजी गेट पर किया जाएगा। उसके बाद 10 तारीख को 12 खम्मा लेन नई दिल्ली पे मुख्यालय पे हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी एफसीआई से मीटिंग होती है, अगर हमारी बात को मान लेता है तो हम लोग वहाँ धरना ख़त्म करेंगे। अगर नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन वहाँ पर धरना दिया जाएगा 12 खम्मा नई दिल्ली में। अलवर में किशन कुंड विकास समिति ने भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी सुनीता विलियम्स के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की कमांडर सुनीता विलियम्स एवं विल्मोर बुच जून के पहले हफ्ते से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ये दोनों हफ्ते भर के लिए स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी कारणों के चलते वह पृथ्वी पर नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे में किशन कुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने प्राचीन शिव मंदिर में उनके शीघ्र पृथ्वी पर लौटने और दीर्घायु को लेकर कामना की। इस अवसर पर मनोज शर्मा, केजी गुप्ता, गौरव अरोड़ा, कैलाश चंद शर्मा, ओम प्रकाश अरोड़ा, सत्यनारायण सोमवंशी और अतुल नाथ योगी आदि मौजूद रहे। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष में गई हुई हैं और मात्र 14 दिन का ही उनका जाने का प्रोग्राम था। वहाँ पे वो किसी प्रकार की खोज करना चाह रही थी, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो हमारी किशन कुंड विकास समिति उनके उत्तम स्वास्थ्य की और जल्दी घर लौट आने की कामना करती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि स्वस्थ वो जल्दी लौट करके आवें। एक होनहार महिला श्रीमती सुनीता विलियम जो कि अमेरिका में काम कर रही हैं, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व का नाम रोशन किया है और भारत का एक विशेष दर्जा मिला है। वो आज अंतरिक्ष में है, चंद्रमा पे वो गई हैं, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर में रिसर्च करने के लिए मात्र 14 दिन के लिए वो गई थी। और आज मैं समझता हूँ कि जो स्पेस सेंटर है वो लीक होता हुआ जा रहा है
तो उनकी जान को खतरा है। हम सभी किशन कुंड विकास समिति के सदस्य उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। उनके साथ मिस्टर विल्मोर भी वहाँ गए हुए हैं। अब फरवरी में संभावना है। 14 दिन के लिए मात्र एक कार्यक्रम बनाया गया था स्पेस में जाने का, और लगातार वहाँ लीकेज होने के कारण और कई अत्याधुनिक कारणों के वजह से वो इंडिया और अमेरिका नहीं लौट पा रही हैं। तो आज हम सभी किशन कुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने हमारे प्राचीन भोले बाबा के मंदिर पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। अलवर के सामान्य चिकित्सालय नर्सिंग परिवार की ओर से बुधवार रात कंबल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान एवं राज्य कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान सामान्य महिला एवं शिशु चिकित्सालय सहित रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जरूरतमंदों को कंबल दिए गए। पुष्पराज शर्मा ने बताया कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वहीं इस कार्यक्रम में अजय सोनी, मुकेश शर्मा, नारायण चौधरी, रमेश गुप्ता, महेश चंद्र शर्मा, संविदा समिति सचिव यश जोशी, सिद्धार्थ दहिया और उत्सव शर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस मौके पर सबको बीमा अभियान की शुरुआत कर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से रैली निकाली गई। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार दास ने बताया कि देश के सभी लोगों को वर्ष 2047 तक बीमित करने का लक्ष्य है। अलवर जिले में इसके लिए 100 गांव चयनित किए गए हैं, जिन्हें 26 जनवरी 2025 तक 100% बीमित करने का संकल्प लिया गया है। उधर एडीएम ने बताया कि आने वाले 2 वर्षों में ही अलवर जिले को 100% बीमित करने की कोशिश होगी। गुरुवार को जागरूकता रैली के साथ ही पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इसकी थीम है बीमित अलवर सुरक्षित अलवर। ये भारत सरकार की जो योजना बनाई है, जिसमें 2047 तक सभी भारतीयों को इंश्योरेंस से जोड़ने का लक्ष्य है, उसमें अलवर ने लीड ली है। सबसे पहले इसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो नेशनलाइज हमारे इंश्योरेंस कंपनी जो राज्य सरकार है, सभी ने मिलकर ज्वाइंट एफर्ट करके एक नया अभियान शुरू किया है। इसमें हालांकि सरकार ने उद्देश्य दिया, टारगेट दिया है हमें 25 साल का, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको अगले 2 साल में कवर करने की। इसमें कई प्राइवेट संस्थाएं, कई एनजीओज इसमें जो है गाँव गोद ले रहे हैं। इसमें 100% कवरेज दिया जाएगा हर व्यक्ति को इंश्योरेंस का। राजस्थान सरकार ने हर जिला स्तर के ऊपर एक जिला स्तरीय कमेटी गठित की है और इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हर व्यक्ति बीमित हो। आज़ादी के बाद शायद ये एक पैसा आंदोलन होगा जिसके अंदर सरकार के साथ में, हर आम नागरिक के साथ में हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। इसलिए ये एक किसी राज्य सरकार का या किसी भारत सरकार का प्रोग्राम नहीं होकर ये विशेष रूप से हर आम नागरिक का प्रोग्राम है, जिसमें हर व्यक्ति की सुरक्षा का इसके अंदर संदेश है। साथ ही अभी पूरे भारत में करीब 25% ही इंश्योरेंस है और इस 25% से में भी ग्रामीण स्तर के अंदर महिलाएं और कुछ वंचित समुदाय ऐसे हैं जिनका अभी तक बीमा नहीं है, वहाँ तक भी हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस जो आज का अभियान हमने प्रारंभ किया है, इसमें हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, यूनाइटेड है, बजाज अलायंस है, ओरिएंटल है, इन सब ने हमारे को ज्वाइन किया आज। मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इस अभियान को अलवर में एक वाइब्रेशन पैदा करने की कोशिश की और हम इसको बहुत आगे तक लेके इसलिए जा रहे हैं कि हमारे अलवर ज़िले ने 26 जनवरी तक 100 ऐसे गांव चयनित किए हैं जिनको हम 100% बीमित कर देंगे और 1 जनवरी को अलवर ज़िले में देश का प्रथम एक बीमित गांव भी होगा, जिसको भी हमने चयन कर लिया है। विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में शिविर एवं रैली का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान ने नयाबास में यह कार्यक्रम किया। वहीं इस दौरान प्राधिकरण के पीएलवी मुस्तफा खान ने बताया कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को भी सामान्य नागरिकों की तरह गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। वहीं उनके लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार ऋण योजना संचालित की जा रही है। इसके अलावा उन्हें सामान्य नागरिक की तरह विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उधर शिविर के बाद दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा ट्राईसाइकिल रैली निकाली गई। इसे मुस्तफा खान सहित चंद्रप्रभु विकलांग कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष हरीश कालरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष अशोक नागर एवं सचिव
भवानी शर्मा सहित सैकड़ों दिव्यांग उपस्थित रहे। रैली निकाल रहे हैं। आज हमारे प्रत्येक जिले से दिव्यांगजन यहाँ आए हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हम दिव्यांग हैं लेकिन दिमाग से दिव्यांग नहीं है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रचार ऐसा करिए कि ये दिव्यांग नहीं, ये भगवान का एक रूप है जो अपना जीवन यापन कर रहे। इन्हें रोजगार दीजिए जिससे समाज की मुख्य धारा से ये जुड़ सके। भारत माता के। उधर संस्थान के सदस्य अशोक नागर ने बताया कि सरकार द्वारा दिव्यांगों को पर्याप्त रोजगार दिया जाना चाहिए। मानपुर सिकराय स्थित निकटपुरी धाम आश्रम के संत रामेश्वर दयाल महाराज का एक दिवसीय सत्संग प्रवचन 8 दिसंबर को अलवर के मालवीय नगर डी ब्लॉक पार्क में आयोजित होगा। विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए यह आयोजन सुबह 10 बजे आरंभ होगा। शिष्य श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार निकटपुरी धाम आश्रम में हर मंगलवार और शनिवार को परेशान भक्तों की भीड़ रहती है। यह नंबर आने पर उनकी फरियाद सुनी जाती है। वहीं लोगों को विश्वास एवं आस्था के अनुसार परहेज और आचरण करने पर लाभ मिलता है। हर रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा को आश्रम में विशाल सत्संग भी होता है। साथ ही यहाँ निवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। प्रदेश सरकार ने राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए नई नीतियां बनाई हैं। भाजपा नेता पवन जैन ने बताया कि केंद्र सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाना चाहती है। ऐसे में राजस्थान को भी विकसित राज्य बनाने के लिए 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। जैन के अनुसार भजनलाल सरकार ने 1 साल पूरा होने के मौके पर मुख्य रूप से औद्योगिक विकास के लिए कार्य किया है। जिला स्तर के बाद राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हो रहे हैं। साथ ही पर्यटन, खनन, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में नीतियां बनाई गई हैं। पानी की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर अमल तेज किया है। राजस्थान के विकास के लिए 9 बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो इससे राजस्थान के विकास को कितनी गति मिलेगी, प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान में 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 1 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत अग्रिम या सोच के कार्य हैं जो भविष्य में राजस्थान के विकास को दर्शाते हैं। इसी क्रम में विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं वो एक बहुत सराहनीय कार्य है। और विकसित राजस्थान 2047 यानी विकसित भारत 2047 के साथ साथ विकसित राजस्थान 2047 भी बने। इस क्रम में कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9 नई पॉलिसी जारी की हैं, जिन्होंने सबसे अच्छा जैसे स्वच्छ ऊर्जा नीति, इसमें सोलर एनर्जी को इतना बढ़ावा दिया जाएगा कि एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यटन यूनिट के लिए जो छूट दी गई है कि उन्होंने लैंड यूज चेंज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतनी अधिक सुविधाएं शायद ही किसी स्टेट में आने वाले निवेशकों के लिए दी गई हो। खनिज नीति है, एमएसएमई नीति है, आपके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी की तर्ज पर कि एक जिले में एक प्रोडक्ट को सर्वोपरि बनाया जाएगा। उसी प्रोडक्ट के निर्यात के लिए, उसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए विशेष रूप से सरकार द्वारा बल दिया जाएगा। उससे उस क्षेत्र का विकास होगा, उस क्षेत्र के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और इन सब कार्यों से निश्चित रूप से राजस्थान विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। और राजस्थान में एक पानी को छोड़कर बाकी सारी खनिज संपदा या सारे संसाधनों में कोई कमी नहीं है। और पानी के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 19 जिलों के लिए ERCP योजना का जो MOU किया है वो जल्द धरातल पर आने वाला है। निश्चित रूप से हम विकसित राजस्थान बनाने जा रहे हैं। सर, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी जिस तरह से राइजिंग राजस्थान समिट कर रहे हैं और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, कितना एक संदेश जाएगा निवेश में, जनता के बीच में और प्रशासनिक व्यवस्था में, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान एक बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ पर निवेशकों का जितना एक आने का इच्छुक हैं या उनके आने का मन है, उस मन को देखते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट्स राजस्थान के लिए आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो
का भी एक तरह से राजस्थान पर विशेष फोकस है और राजस्थान में जितने निवेशकों के उत्साह दिख रहा है उस हिसाब से निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में आने वाले समय में उद्योगों की भरमार होगी और यहाँ रोजगार के अवसर अधिक से अधिक पैदा होंगे और राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में अलवर कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सेंट जोन एम्बुलेंस इंडिया के चेयरमैन गिरीश गुप्ता एवं मुख्य ट्रेनर कुमुद गुप्ता को सम्मानित किया गया। उन्हें जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला और एडीएम बीना महावर ने सम्मानित किया। इन्होंने बच्चों को सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग प्रदान की थी। अलवर के डॉक्टर श्रॉफ आई चैरिटेबल हॉस्पिटल में नर्सिंग छात्राओं के लिए निःशुल्क कंबल वितरित किए गए। गुरुवार को हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता यातायात पुलिस के थाना प्रभारी हरिओम मीणा ने की। समाज सेविका सारिका अग्रवाल ने कंबल वितरण किया। कार्यक्रम में स्टाफ सदस्यों सहित एडमिनिस्ट्रेटर योगेश यादव भी मौजूद रहे। आज डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल में सारिका अग्रवाल जी मैडम द्वारा पैरामेडिकल की बच्चियों को कंबल वितरण किया गया है। जो गरीब बच्चियां हैं जो हमारे यहाँ पैरामेडिकल का कोर्स कर रही हैं, तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हरिओम मीणा जी जो हमारे ट्रैफिक इंचार्ज हैं अलवर शहर के, वो भी मौजूद रहे और सारिका जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर श्रॉफ परिवार टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अलवर कोतवाली पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि आरोपी मुनफेद को पकड़ा गया है। डीएसपी अंगद शर्मा द्वारा इसके लिए कोतवाली और एनईबी थाने की टीम गठित की गई थी। यह शातिर ट्रक चोरी के मामले में वांछित था। ये प्रतापगढ़ थाने से डंपर चोरी के मामले में वांछित है और मुनफेद नाम है इसका, जो तिजारा थाने के इलाके का रहने वाला है। इसको 5000 का रिवार्ड घोषित है। इसको आज हमारी टीम जान मोहम्मद नरेश वगैरह उन्होंने पकड़ा है और संबंधित थाने को सुपुर्द कर रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया है? अस्पताल से किया है। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय ने वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने फूलबाग में एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पार्टी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा को साफे पहनाए। वहीं जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर हुकम सिंह को नवीन पद के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि वे जिला स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करें। इस दौरान फूलचंद शर्मा, रिपु दमन गुप्ता, राजेश कृष्ण सिद्ध, अनवर साजिद, जीत कौर सांगवान, महेंद्र किराड़ और राजेश बसवाल आदि उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के महुआ खुर्द और बांदीपुर पंचायत के कई गांव में अभी घर घर नल कनेक्शन की योजना पर अमल नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन योजना के तहत महुआ खुर्द पंचायत मुख्यालय के 3 गांवों में सड़क खोदकर पाइपलाइन डाल दी गई, लेकिन यहां ना तो सड़क की मरम्मत हुई और ना ही घर घर नल की योजना पूरी हो पाई। बांदीपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय के 3 गांवों के लिए 1,36,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जल जीवन मिशन कार्य योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनमें ग्राम रतवाका और धोला पलास शामिल हैं। यहाँ निर्धारित समय 28 मई 2023 तक काम पूरे कर जल स्वच्छता समिति को हस्तांतरित किया जाना था, लेकिन जलदाय विभाग, ठेकेदार और समिति के अध्यक्ष, स्थानीय सरपंच की उदासीनता के चलते ऐसा नहीं हो पाया। वहीं जगह जगह खोदी गई सड़क भी गड्ढों में बदल गई है। साथ ही ग्राम पंचायत महुआ खुर्द से जुड़े हुए गांव चनिया का बास में घर घर नल कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन इनसे टूटियां नदारद हैं। ऐसे में ग्रामवासी परेशानी भुगत रहे हैं। पृथ्वीपुरा में संचालित अन्नपूर्णा रसोई के व्यवस्थापक को जुलाई के महीने से ही भुगतान नहीं मिल पाया है। ऐसे में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जबकि यहाँ स्वच्छता आदि का ख्याल रखा जाता है। राधे राधे नामक संस्था इसका संचालन कर रही है। वहीं 100 से अधिक टोकन नियमित रूप से कट रहे हैं, लेकिन व्यवस्थापक ने बताया कि 4 माह का भुगतान बाकी है और ऐसे में खुद के स्तर से ही सामान की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उधर ग्रामवासी रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि श्री अन्नपूर्णा रसोई घर में नियमित साफ सफाई होती है। इसके अलावा गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लगातार 4 महीने से श्री अन्नपूर्णा रसोई के संचालकों को भुगतान नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी
उनकी मजबूरी है कि वे नियमित रूप से सुबह शाम उसका संचालन कर रहे हैं। मालेखड़ा क्षेत्र में पृथ्वीपुरा स्थित राधे राधे संस्था के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा रसोई में जुलाई माह से ही भुगतान अटका हुआ है। नवदेश सिंह। दलित महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सुमेल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। दलित अधिकार केंद्र ने यह आयोजन किया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने इस दौरान विभिन्न कानूनों, भारतीय संविधान, महिला अधिकारों, जेंडर बजट और आर्थिक अधिकारों पर चर्चा की। साथ ही कहा कि शिक्षा और जागरूकता के अभाव में दलित महिलाओं को शोषण, हिंसा, भेदभाव और अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता बने सिंह ने कहा कि SC/ST डेवलपमेंट फंड में दलित महिलाओं के लिए 50% बजट का आवंटन होना चाहिए। इस दौरान महिला सखी सुशीला देवी सहित बबीता, बत्तो, चंदा और सविता आदि ने भी विचार रखे। उमरैन पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को दूसरे दिन भी घुमंतुओं के लिए कैंप आयोजित हुआ। यहाँ लाभार्थियों की कतारें लगी रही। इसके अलावा काम की अधिकता के चलते 2 ई-मित्र अलग से लगाए गए। यहाँ राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। साथ ही वोटर ID, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज बनाए गए हैं। जैसे कल भी ये कैंप था, वैसे आज भी ये घुमंतु, विमुक्त और अर्ध घुमंतु जनों के लिए जो उनको विभिन्न योजनाओं के लाभ देने के लिए जो कैंप लगा हुआ है, इसमें आज कल से भी ज़्यादा भीड़ दिख रही है क्योंकि कल इसका अच्छा प्रचार प्रसार हुआ और लोगों के काम भी हुए यहाँ पे। तो आज सभी के सभी लोग अपने काम करवाने के लिए, योजनाओं में नाम जुड़वाने के लिए तथा सर्टिफिकेट्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह कुछ थोड़ा इशू हुआ था कि जिसमें कोई साइन वाइन रहने से कोई सर्टिफिकेट्स बन नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने सभी से बात की और सभी जो टेक्निकल इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व किया, जो सरकार के परिपत्र है उसके अनुसार हमने निर्णय किया। अभी सुचारू रूप से काम यहाँ पे चल रहा है, सभी साइन भी हो रहे हैं और सभी के जो सर्टिफिकेट्स है वो ई-मित्र के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म अभी दर्ज हो रहे हैं, जिसके बाद वो तहसीलदार के ID पे जाके ये जो सर्टिफिकेट्स है वो जारी कर दिए जाएंगे। अभी कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ पे थोड़ी भीड़ लग रही थी तो हमने एक्स्ट्रा ई-मित्र की भी अरेंजमेंट की है, तो अभी भीड़ भी तुरंत कम हो जाएगी और सभी को अपने लाभ मिल जाएगा। आज सरकार के द्वारा जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियाँ हैं उनको एक पहचान, जाति की पहचान पत्र का जो प्रमाण पत्र है वो जारी करने का कैंप है और इनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको भी सरकार बनवा रही है। लेकिन इसमें अभी तक कुछ दिक्कतें आ रही थी कि ग्राम विकास अधिकारी साइन करे, ग्राम विकास यूनियन ये कह रही थी कि हम साइन नहीं करेंगे। तो अभी SDM साहब आए हैं और उन्होंने सबको निर्देशित किया है, तो अब वो साइन कर रहे हैं और जनता को इसका लाभ मिलेगा। परसा का बास ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। काफी अरसे से स्थानीय ग्रामीण पानी को लेकर परेशान बने हुए थे। स्थानीय निवासी संजय गुर्जर के अनुसार उन्हें खेतों में जाकर ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है। टंकी का निर्माण होने और पाइपलाइन डलने के बाद घर घर नल कनेक्शन किए जाएंगे, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। उमरैन ब्लॉक में शिक्षा विभाग की ओर से 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्कीम 8 स्थित श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में होगा। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि रहेंगे। युवा महोत्सव में लोक एवं परंपरागत संस्कृतियों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। विजेताओं को जिला और संभागीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा एवं पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके लिए यूथ बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। उमरैन ब्लॉक का राज्य युवा महोत्सव व ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम स्कीम नंबर 8 स्थित जैन ऑडिटोरियम में किया जाएगा 9 दिसंबर को, जिसमें माननीय मंत्री जी संजय शर्मा जी मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन यूथ बोर्ड राजस्थान वेबसाइट पर अभी जारी है। जितने भी संभागी होंगे उनमें लगभग 6 प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें राज्य की लुप्त एवं परंपरागत सांस्कृतिक एवं विरासत से संबंधित जो लोक विधाएं हैं उनके कंपटीशंस आयोजित किए जाएंगे। बड़ौदा में एक थैला और एक थाली महाकुंभ अभियान के तहत शिव शक्ति महिला मंडल ने 66 थैलों और इतनी ही थालियों का दान दिया है। मंडल की अध्यक्ष रेखा सोनी ने बताया कि आगामी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज महाकुंभ होने जा रहा है। इसमें 45 दिनों में अनुमानित 40 करोड़ श्रद्धालु सम्मिलित होंगे।
इसके लिए यह अभियान चलाकर सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। एक थाली और एक थैला अभियान आगामी 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अपना यह महाकुंभ पर्यावरण अनुकूल बने, हरित कुंभ बने। इस पुनित कार्य में हमारी शिव सखी महिला मंडल ने 66 थाली और 66 थैले का सहयोग किया है। रेखा सोनी और मेरी सारी मंडल की शिव महिला मंडल की सखी। गोविंदगढ़ में लगे विधिक शिविर में सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर जोर दिया गया। तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष और एडीजे गोपाल सैनी के निर्देशन में इब्तिदा संस्था के सहयोग से शिविर संपन्न हुआ। पीएलपी अनिल कुमार ने इस दौरान अनेक उपयोगी बातें बताई। साथ ही कहा कि दहेज की मांग की स्थिति में थाने और नालसा के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उधर शिविर के दौरान पूजा, लक्ष्मी, मूलचंद सैनी, मन्नालाल और रामवीर आदि की उपस्थिति रही। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खैरथल द्वारा गुरुवार को वार्ड 21 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यशाला की गई। इस कार्यशाला में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पोक्सो 2013 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यशाला का आयोजन सामाजिक सलाहकार दीपिका जांगेड़ एवं कानूनी सलाहकार कोयल जाटव ने किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कांता देवी, साहिका, सुमन देवी, आशा सहयोगिनी, सुशीला देवी, शकुंतला देवी, आरती और आशा आदि मौजूद रहीं। खैरथल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत चिकानी में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सखी केंद्र और महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के बारे में बताया गया। वक्ताओं ने जानकारी दी कि महिलाओं से जुड़ी हिंसा आदि समस्याओं के निदान के लिए एक ही छत के नीचे सुविधा उपलब्ध है। वहीं जिला मुख्यालय पर वन स्टॉप केंद्र संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस थाने में महिला सुरक्षा सलाह केंद्रों सहित हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत की जा सकती है। खैरथल नई अनाज मंडी स्थित अस्थायी प्याज मंडी में रात्रि को ही किसान प्याज के ट्रैक्टर लेकर डेरा डाल देते हैं। यहां गुरुवार को 45,000 कट्टों की आवक हुई। व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि प्याज आसपास के क्षेत्र से आ रही है। उधर पश्चिमी बंगाल से आए व्यापारी महेश ने बताया कि वे यहां से प्याज खरीदकर अपने राज्य में भेज रहे हैं। वहीं व्यापारी नाथुमल के अनुसार प्याज के थोक भाव 20 से 40 रुपए किलो रहे हैं। प्याज के बारे में नत्थू भाई ने बता दिया। हम यादव से ही दोनों काम करते हैं यादव पे, और प्याज 40,000 से 50,000 कट्टे आ रही है मंडी में। भाव जो भाई ने बताया ऊंचे में 40 रुपये, नीचे में गोली गुलटा है वो 10 से और 15, 20, 22। प्याज के बारे में पहले तो यादव ओनियन खैरथल से नत्थू राम रामलानी और ये हमारे पार्टनर निकेश यादव जी। भाई साहब कितने कट्टे आ रहे हैं, क्या भाव चल रहा है नीचे में और ऊपर में, कहाँ कहाँ जा रही है प्याज? भाई कट्टे लगभग 50-60 हज़ार इस मंडी में रोज आ रहे हैं और 28 रुपये से 40 रुपये तक की रेंज के माल बिक रहे हैं। आसपास के 70-80 किलोमीटर के एरिया से चारों तरफ से माल आ रहा है, जिसमें तिजारा, कोट कासिम, बैरोड, बानसूर, मुंडावर, हर क्षेत्र से माल आ रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देशराज वर्मा का अभिनंदन किया गया। इस पद पर वे हाल ही नियुक्त हुए थे। सर्व समाज के लोगों ने उन्हें साफे पहनाए। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष वर्मा एवं अन्य लोगों ने बताया कि प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है और पेड़ लगाकर ही इसे दूर किया जा सकता है। और इस दायित्व के तहत हमारा एक विजन है जो भारत सरकार का है कि मोदी जी का विजन चला रखा है, एक पेड़ माँ के नाम। उसके तहत हम पूरे राजस्थान में हमारे जिला प्रमुख के माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है। और पेड़ डेली एक पेड़, मेरा जो है परिषद का अध्यक्ष है वो डेली एक पेड़ लगा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में विशेषकर NCR, अलवर और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है। इसको रोकने के लिए भी हमारी जो काउंसलिंग टीम परिषद है ये बहुत अधिक काम करेगी। और हमने काम का डिवाइडेशन कर दिया है। कई जगह क्रेशर चल रही है, फैक्ट्रियों में प्रदूषण है और इनका कारण क्या है उनको पूछकर उन कारणों का निवारण करके भारत को प्रदूषण जो हो रहा है उसको प्रदूषण मुक्त करने के जो मुहिम है, जो परिषद में सभी कार्यकर्ता अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बड़े भाई देशराज वर्मा जी को एक नया कार्यभार संभालने का मौका मिला है राजस्थान का। इनको पर्यावरण, जल एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन परिषद का चेयरमैन, प्रांतीय चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो हमें बहुत अच्छी खुशी प्राप्त हो रही है कि राजस्थान में एक अच्छा काम करें पर्यावरण के द्वारा और अपने देश की, प्रदेश की
सेवा करें। आप ये बताइए कि इनको जो पर्यावरण का काम दिया है, तो इनके साथ आप पेड़ लगाने का, पर्यावरण को बचाने का, प्रदूषण को रोकने का कितना सहयोग करेंगे? मैं भाई साहब के कंधे से कंधे मिला के काम करूँगा, साथ साथ इनके जहाँ ये जाएंगे वहाँ हम पूरा काम करेंगे, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे अपने पर्यावरण के संबंधी हो, पेड़ों का हो, जी जान से लगाएंगे, करेंगे। आपके काफ़ी साथीगण भी मौजूद हैं जी, सभी लोग साथ हैं? बिल्कुल, सारे सब भाई सब साथ हैं भाई साहब के। जहाँ भाई साहब तैयार है, भाई साहब बीच में से हम सब तैयार हैं। क्योंकि ये जो मुहिम है वो सब आमजन जब तक साथ नहीं देगा जब तक सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कही आप, जब तक हम सब एक एक पेड़ की नहीं लेंगे, अपन संकल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा भाई। पर्यावरण इतना भयंकर हुआ पड़ा है, आज पॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त है, तो उसके उपलक्ष्य में हम सबको एक एक पेड़ तो लगाने का अनिवार्य ही है। कोटकासिम थाना अंतर्गत बीबीरानी गांव में बोलेरो ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल के परिजन सतीश ने बताया कि श्रमिक भगवान मजदूरी करता है। बाजार जाते वक्त एक शराबी बोलेरो चालक ने उसे टक्कर मार दी। बाद में चालक फरार हो गया और पुलिस ने उसकी बोलेरो को जब्त कर लिया। किशनगढ़ के पास है, जिला अजमेर है, हडमाड़ा गाँव इनका। ये जा रहे थे सामान लेने। यहाँ पे क्या रहते हैं? बीबीरानी रहते हैं। बीबीरानी का मंडी के ऊपर माता जी के मंदिर पे। थाना कौन लगेगा? कोटकासिम थाना लगेगा। वही रहते हैं। हाँ, बीबीरानी गांव है। सामान लेने जा रहे थे तो पीछे से है ना बुलेरो वाले ने इनको ठोका। बुलेरो आई थी पीछे, तो इनके पीछे से मारी उसने और फुल नशे में था और वो वहां से नशे में था। हाँ, और वो वहां से भाग गया। गाड़ी खड़ी है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर में विरोध प्रदर्शन कर निकाली हुकार रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर सर्व समाज ने जताया आक्रोश। कांग्रेस ने राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जाने देने पर खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष जूली ने भाजपा पर नफरत की राजनीति के लगाए आरोप। स्कूली बच्चों का ई रिक्शा पलटने से 2 विद्यार्थी और चालक हुए घायल। अग्रसेन सर्किल के पास हुई दुर्घटना। और चोरियों का लगा तांता और दयानंद नगर से 5 लाख के नकदी जेवर हुए पार। सूने मकान को फिर बनाया निशाना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।